कैसे हैं आप? केमिस्ट्री मेड इजी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस किए थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड्स के फीचर्स पर भी हम लोग डिस्कस किए थे। कोवेलेंट सॉलिड कैसे होते हैं, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कण होते हैं वह एटम्स होते हैं। उन कणों के बीच में, उन एटम्स के बीच में, उन परमाणुओं के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स काम करता है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सॉलिड कैसे होते हैं? वेरी हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट। एग्जाम्पल्स: डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। यहां पर हमारे एनसीईआरटी वालों ने डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों पर डिस्कशन करा है। आइए उसको हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट, दीज टू आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कोवेलेंट सॉलिड्स के 2 महत्वपूर्ण एग्जांपल्स डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अब टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एलोट्रॉप किसे कहते हैं, एलोट्रॉपी किसे कहते हैं, तो थोड़ा समझते हैं। एलोट्रॉप एक ही तत्व के 2 भिन्न भिन्न पदार्थ, दोनों एक ही तत्व के बने होंगे। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के बने हैं, और जब एक ही तत्व के हैं तो उनका गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म जो होगा वह समान होगा। लेकिन क्या है, उनका भौतिक गुणधर्म, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि कणों का जो सजावट है वह सजावट विभिन्न एलोट्रॉप्स में भिन्न भिन्न होता है। तो एलोट्रॉप किसे कहते हैं? वैसे 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस but they are formed of same element and they have identical chemical properties but different physical properties. And now why the physical properties are different? Because the particles are arranged in a different fashion in these 2 substances. उसी को डिफाइन करते हैं। What is allotrop? Different substances of the same element having identical chemical properties but different physical properties. क्यों physical properties different? Due to different spatial arrangement, space में सजावट किनका? constituent particles का। यहाँ पर particles atoms है, तो they are called allotrops। ये दोनों एक दूसरे के allotrops। हम और अब क्या हुए? एक दूसरे के दोस्त हुए। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? दोस्ती। ठीक उसी तरह से these two are called allotropes and the phenomenon, प्रक्रिया कहलाएगा एलोट्रॉपी। एलोट्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट है। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं: व्हाइट फास्फोरस, जिसको हम येलो फास्फोरस भी कहते हैं, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस आर ऑफ फर्दर 2 टाइप्स, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं: रोमिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। Rhomic sulfur is also called alpha sulfur, whereas monoclinic sulfur is also called beta sulfur. इन सबों के बारे में हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। यहां पर हम इन दोनों के constituent arrangement of particles को डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग कार्बन का पहला एलोट्रॉप डायमंड को देखते हैं। डायमंड
में कार्बन कार्बन का अरेंजमेंट कैसा है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऐसा कुछ होता है, ये मुट्ठी मेरा कार्बन मान लीजिए, और एक कार्बन 4 कार्बन से जुटा है, ठीक इसी तरह। फिर क्या है? यह मान लेते हैं मेरा फिर कार्बन है, तो यह कार्बन से भी फिर आगे 3 कार्बन जुटे हैं, मतलब टोटल 4 कार्बन जुटे हैं। यह ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुआ। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कितना होता है? तो 109 डिग्री 5 मिनट्स। तो डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से जुटा है टेट्राहेड्रली। एक कार्बन है, फिर कार्बन, फिर कार्बन, 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 और यह कार्बन फिर आगे अगले कार्बन से जुटा है। एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, एक नेटवर्क बनता है, इसीलिए हम लोग इसको नेटवर्क सॉलिड करते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन का पूरा जाल फैला हुआ है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा दूसरा पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई। यहाँ के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो hybridization of carbon sp3 and all the cc bonds are sp3 sigma bonds। sp3 sigma bonds है, और यह पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वह 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्रदान करता है। डायमंड के स्ट्रक्चर के बाद उनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। डायमंड का डेंसिटी बहुत अधिक होता है। डेंसिटी क्यों अधिक होता है? क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में ढेर सारे कार्बन्स हैं। कार्बन काफी करीब करीब है, तो यूनिट वॉल्यूम में कार्बन का नंबर भी अधिक होगा, एटम्स का नंबर अधिक होगा। तो करीब करीब क्यों है? क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वह काफी स्मॉल है, दैट इज 154 पिकोमीटर। तो ड्यू टू शॉर्ट बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन एटम्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेंस डायमंड possess very high density। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पर यहाँ होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही कार्बन के पास, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चारों इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। देयरफॉर डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ हार्डनेस, डायमंड इज वेरी हार्ड, बहुत हार्ड। मेल्टिंग पॉइंट बहुत है, इवन मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते डिकम्पोज कर जाएगा डायमंड। अब सवाल उठता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई क्यों है? क्यों कार्बन के कण एक दूसरे अलग नहीं हो रहे? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और एक दो नहीं, पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। हर कार्बन 4 कार्बन से जुटा हुआ है। तो ये नेटवर्क को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। तो डायमंड इज वेरी हार्ड एंड possess very high melting point. Why? Due to a large number of network of covalent bonds. नेक्स्ट, एलोट्रॉप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड का मतलब परतनुमा।
आप चादर बिछाओ, उसके ऊपर चादर बिछाओ, चादर बिछाओ, तो 3-4 परत हुए। ठीक उसी तरह से यहां पर भी परतनुमा संरचना है, लेकिन चादर किसका है? कार्बन का। तो दीज आर द लेयर्स ऑफ कार्बन। शीट है, कार्बन का शीट, कार्बन का शीट, कार्बन का शीट, कार्बन का शीट। और इन कार्बन के शीट के बीच में एक वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है, एंड दैट वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वान डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नाउ अब एक परत को जरा फिर से देखते हैं, कैसा ये परत है कार्बन का। तो एक परत हेक्सागोनल परत। हेक्सागोनल का मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से जुटा है, फिर अगला कार्बन भी 3 कार्बन से जुटा है, फिर अगला कार्बन भी 3 कार्बन से जुटा है। तो इस तरह से एक हेक्सागोनल नेटवर्क बन जाता है। तो यह नेटवर्क, इसको आप समझो एक परत। तो ऐसा परत के ऊपर में दूसरा परत, तीसरा परत, इस तरह से परतनुमा सजा हुआ है। तो एक लेयर कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल लेयर में हर कार्बन कितने कार्बन से जुड़े होते हैं, बॉन्डेड होते हैं? 3 कार्बन से। अब यह लेयर सजा हुआ है। अब लेकिन क्वेश्चन उठता है कि कार्बन पोजेस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। व्हाट अबाउट द 4th इलेक्ट्रॉन? Actually, it shows resonance. What is resonance? So when the property of a molecule cannot be explained by single structural formula, rather more than one structural formulae, the different structural formulae are called resonating structures, and the phenomenon is called resonance. इसको हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। Now, कार्बन का बॉन्डिंग 3 कार्बन से है। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वह डीलोकलाइज होता है और वह शेयर करता है बॉन्ड किनके साथ? तीनों कार्बन के साथ। देखिए यहां डीलोकलाइजेशन हुआ, यहां डीलोकलाइजेशन हुआ, यहां डीलोकलाइजेशन हुआ। मतलब 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है वह डीलोकलाइज करता है। उसको हम लोग बेहतर तरीके से इस तरह से एग्जिबिट कर सकते हैं। यही वजह है कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है न वह प्योरली सिंगल बॉन्ड है न प्योरली डबल बॉन्ड है। इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, 1 सिग्मा एंड हाफ पाई। स्ट्रक्चर के बाद उनके प्रॉपर्टीज। तो ग्रेफाइट कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। आपका पेंसिल क्या चीज का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, जिस पे हम लोग लिखते हैं। ब्लैक होता है, शाइनी होता है और सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। हम लोग देखे होंगे कि पेंसिल का चूर को यूं करते हैं तो स्लिपरी होता है, या फिर उससे ग्रीस भी बनता है। तो ये स्लिपरी क्यों है? क्योंकि अभी आपको हम लोग डिस्कस करके बताए कि कार्बन का लेयर और दूसरे कार्बन के लेयर के बीच में वीक वान डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब वान डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? वीक है। तो जाहिर है एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करने की पॉसिबिलिटी अधिक है। तो जब वह स्लाइड करेगा तो वह स्लिपरी होगा। अच्छा, उनके बीच का डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा 340 मीटर। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये कंडक्टर होती है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन उठता है क्यों? यहां पर कार्बन कार्बन जो है, एक कार्बन कितने कार्बन से जुटा है? 3 कार्बन से। और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो पाई सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन बना रहा है, दैट इज फ्री, दैट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस graphite is a good conductor of electricity due to the presence of free electron, or we can say pi system of electrons.
नो, यहाँ पर नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड के दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स, डायमंड और ग्रेफाइट, एंड बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। उनका स्ट्रक्चर और उनका प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे।